नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान के हिस्ट्री की क्लास हमने शुरू कर रखी थी, राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें हम वनरक्षक और वनपाल के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू की थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के साहित्यिक स्रोत और प्राग ऐतिहासिक स्थल। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखना, नोट्स बनाए हुए हैं काफ़ी शानदार तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान के साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत जो उस समय की राजनीति, धार्मिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी जानकारी है वो प्रदान करते हैं, उनको साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साहित्यिक स्रोत, मतलब साहित्य में राजस्थान में किस प्रकार से उसमें सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार से हुआ करती थी, उस समय की स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, उन सभी की जानकारी है वो साहित्य के माध्यम से हमें किस प्रकार से देखने को मिलती है, उनके बारे में जानेंगे। तो राजस्थान में प्रमुख साहित्यकार द्वारा अपने अपने जो ग्रंथ या लेख लिखे गए थे, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले पृथ्वीराज विजय, आप सभी को पता है, इसके लेखक है जयानक। पृथ्वीराज विजय में हमको क्या देखने को मिलता है, अजमेर के चौहान वंश की जानकारी है वो पृथ्वीराज विजय में देखने को मिलती है। इसके लेखक कौन है, लेखक का नाम आप जरूर याद रखिएगा, जयानक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो तराइन के प्रथम युद्ध की भी जानकारी है वो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो प्रबंध चिंतामणि, जिसके लेखक है मेरुतुंग, लेखक का नाम याद रखना, प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग, जिसमें 13वीं शताब्दी के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी है वो प्रबंध चिंतामणि के अंतर्गत अपने को देखने को मिल जाती है। राज विनोद के लेखक है सदाशिव भट्ट, जो कल्याणमल के दरबारी कवि थे राज विनोद। वहीं अगर बात की जाए तो राज विनोद का लेखक है सदाशिव भट्ट है जो कल्याणमल के दरबारी कवि थे। बीकानेर समाज की जो पूरी जानकारी है वो राज विनोद के अंतर्गत अपने को देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए एकलिंग महात्म्य की, तो एकलिंग महात्म्य ये कान्हा व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है एकलिंग महात्म्य? कान्हा व्यास ने ये ग्रंथ लिखा है, जो शेष ग्रंथ राणा कुंभा के समय लिखी गई थी। ये प्रस्तावना इसकी राणा कुंभा ने लिखी है। तो प्रस्तावना किसने लिखी है? राणा कुंभा ने लिखी है एकलिंग महात्म्य। इसका प्रथम भाग जो राजवर्णन कहलाता है, इसमें गुहिल वंश के और पुराणों तथा अन्य वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी है वो इसमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए अमर काव्य वंशावली की, तो अमर काव्य वंशावली जिसके लेखक है रणछोड़ भट्ट, अमर काव्य वंशावली के जो राज सिंह के दरबारी कवि थे रणछोड़ भट्ट। इसमें अगर बात की जाए अमर काव्य वंशावली में गुहिल और सिसोदिया वंश तथा प्रताप तथा शक्ति सिंह के संबंधों की जानकारी मिलती है। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह जो इनके भाई थे, इनके संबंधों की जानकारी है वो अमर काव्य वंशावली में देखने को मिलती है। इसके अलावा गुहिल और सिसोदिया वंश से संबंधित भी जानकारी इसमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मोहनोत नैण सिरी ख्यात, ये आप सभी को पता है, मोहनोत नैण सिरी ख्यात जिसके लेखक है मोहनोत नैण सिंह खुद, ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में राजपुताने के अधिकांश राजवंशों की जानकारी है वो अपने को मोहनोत नैण सिरी ख्यात में देखने को मिल जाती है। राजपूतों की 36 शाखाओं की, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राजपूतों की 36 शाखाओं की जानकारी कहाँ मिलती है? मोहनोत नैण सिरी ख्यात में ये मिलती है। इस ग्रंथ को मारवाड़ राज्य का गजेटियर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है, मारवाड़ राज्य का गजेटियर मोहनोत नैण सिरी ख्यात। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैण सिंह को राजस्थान का अब्बुल फजल कहा है। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। इसके अलावा मुंडियारी ख्यात अगर बात की जाए तो ये साहित्यिक रचना है जिसके लेखक है अज्ञात। मुंडियारी ख्यात, इसके जो उपनाम है वो राठौड़ी ख्यात के इसमें उपनाम इसको कहा जाता है। तो मुंडियारी ख्यात, इसका उपनाम क्या है? राठौड़ी ख्यात। इस ग्रंथ में मारवाड़ के राठौड़ों का वृहद इतिहास देखने को मिलता है, राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह तक का। उसके बाद अगर बात की जाए बांकीदासरी ख्यात के जो लेखक है खुद बांकीदास है, मान सिंह के दरबारी कवि थे बांकीदास, जो बांकीदासरी ख्यात इन्होंने लिखा है। इनको आपको अगर बात की जाए तो जोधपुर राज्य की ख्यात के नाम से भी जानते हैं बांकीदासरी ख्यात को। और इस ग्रंथ में जोधपुर के साथ अन्य राज्यों की जानकारी भी देखने को अपने को मिल जाती है। दयालदासरी ख्यात, इसके लेखक है दयाल दास, जो रतन सिंह के दरबारी कवि थे। दयालदासरी ख्यात जिसे बीकानेर की ख्यात के नाम से भी जाना जाता है, दयालदासरी ख्यात, इसके लेखक कौन है? दयालदास।
पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक है चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। इसको पूर्ण किया है जलहण के द्वारा, इस ग्रंथ को पूर्ण किया गया था पृथ्वीराज रासो को। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति की भी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जानकारी मिलती है और राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है, उसके संबंध में भी वर्णन है, वो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत अपने को मिल जाता है। रतन रासो, जी हाँ रतन रासो इस रचना के लेखक है कुंभकर्ण। जी हाँ कुंभकर्ण इसके लेखक है। इसमें मारवाड़ के इतिहास की जानकारी है वो रतन रासो के अंतर्गत मिलती है। खुमान रासो, खुमान रासो के लेखक है दलपत विजय। लेखक आपको जरूर याद होना चाहिए, खुमान रासो के लेखक है दलपत विजय। इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी है वो खुमान रासो के अंतर्गत मिलती है। हमीर रासो, इसके लेखक है जोधराज की रचना है हमीर रासो, जिसमें रणथंभौर के चौहानों की जानकारी है वो हमीर रासो में मिल जाती है। अचलदास खींचीरी वचनिका, इसके लेखक है शिवदास गार्डन। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक है शिवदास गार्डन। ये गागरोन जो इसमें स्थान है 1433 ईस्वी में, यहाँ क्या वर्णन इसमें किया गया है। और इस ग्रंथ से मालवा के शासक होशांग शाह और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन गागरोन के शासक अचलदास खिंची की जानकारी है वो मिलती है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा वंश भास्कर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसके लेखक है सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। आप सभी को पता है अच्छी तरह से, सूर्यमल मिश्रण है वो राजस्थान के बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी से इनका संबंध है। और अगर बात की जाए तो इसको पूर्ण करता, यानी इस वंश भास्कर को पूरा लिखा है मुरारी दान ने। आधा लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने, पूर्ण किया है मुरारी दान ने। इस ग्रंथ में हमें बूंदी के इतिहास की जानकारी मिलती है। हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन के लेखक है जय सिंह सूरी। और इस ग्रंथ में हमीर देव चौहान की पूरी जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद सूरी। हमीर मदमर्दन के लेखक है जय सिंह सूरी, तो हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। इसमें भी हमीर की जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। सौभाग्य महाकाव्य, जी हाँ सौभाग्य महाकाव्य, इसके लेखक है सोम सूरी। इसमें कुंभा के समय की शिक्षा व्यवस्था, मेवाड़ चित्रकला की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है वो सौभाग्य महाकाव्य में महाकाव्य। अब अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल के बारे में, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जी हाँ, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पूरा पाषाण काल की अगर बात की जाए तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में हम बांटते हैं, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल शामिल है। पूरा पाषाण काल में जो ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक की जानकारी है। निम्न पूरा पाषाण काल आइए देखते हैं। तो राजस्थान में इस काल की जो अवधि है वो 2.5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 15 लाख ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस युग में मानव द्वारा हस्तकुटार, जो विदारणी, खंडक, जो इनका प्रयोग है वो पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग है वो मोस्टली किया जाता था। राजवंश के जो प्रमुख निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल इसमें देखने को मिल जाते थे। तो राजस्थान में इसका जो काल है वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 15 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। निम्न पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है राजस्थान में कौन कौन से है? मांडपिया चित्तौड़, बिगोद भीलवाड़ा, देवली टोंक, जो मांडपिया चित्तौड़ है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा डीडवाना नागौर, भानगढ़ अलवर और नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। निम्न पूरा पाषाण काल के बाद बात की जाए मध्य पूरा पाषाण काल की, तो राजस्थान में इस काल की जो समयावधि है वो 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 35,000 ईसा पूर्व तक ही है। इस काल में मानव पत्थर के चपटे औजार, जी हाँ पत्थर के चपटे औजार का प्रयोग है वो उस समय किया करते थे। प्रमुख उपकरण की अगर बात की जाए तो फलक, वेदनी, खुरचनी उस समय के प्रमुख उपकरण है वो देखने को मिलते थे। राजस्थान में इस काल का जो प्रमुख स्थल है वो केवल पुष्कर अजमेर में ही स्थित है। इसके अलावा मध्य पूरा पाषाण काल की अगर बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है वो पुष्कर है। राजस्थान में इस काल की अवधि है वो 1.50 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उच्च पूरा पाषाण काल, इसके 3 भाग है, तो अंतिम है उच्च पूरा पाषाण काल, जो राजस्थान में इस काल की अवधि 35,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। इसमें आधुनिक प्रारूप में मानव जैसे होमोसेपियंस का उदय है वो होमोसेपियंस का उदय माना जाता है।
राजस्थान में इस काल के महत्वपूर्ण स्थल है दर भरतपुर, विराटनगर, जयपुर। राजस्थान में पूरा पाषाण काल के उपकरण सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के गंभीरी नदी के किनारे 1959 में डॉक्टर वी.एन. स्मिथ द्वारा मिस्र द्वारा इसमें खोजे गए थे। अब अगर बात की जाए मध्य पाषाण काल की, जी हाँ, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए तो राजस्थान में इस काल की जो समयावधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 वर्ष ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सांबर झील में सबसे पहले पौधे लगाने, जी हाँ, पौधे लगाने 7,000 वर्ष ईसा पूर्व है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तिलवाड़ा, बागोर, डिंगरिया, कोकाणी ये मध्य पाषाण काल के स्थल है राजस्थान में। इस काल में जलवायु परिवर्तन हुआ और उस समय मानव जीवन में तेजी से परिवर्तन हुआ था। इस काल में औजारों के रूप में भी सूक्ष्म उपकरण का प्रयोग है वो होने लगा था। हड्डी के बने उपकरण का प्रयोग है वो उस समय मानव करने लगे थे। राजस्थान में मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल है? सांबर जयपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बागोर भीलवाड़ा, डिंगरिया जयपुर, कोकाणी कोटा और हरसोरा अलवर। तो ये राजस्थान के मध्य पाषाण कालीन स्थल है राजस्थान में। इसके अलावा नव पाषाण काल की अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान के संदर्भ में इस काल की जो अवधि है वो 5,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में मानव ने पहली बार जो खाद्य उत्पादक है वो मानव बना था, पहली बार खाद्यान्न का उत्पादक करने वाला मानव बन गया था, खेती करने लगा था। मानव ने जो स्थायी बस्तियों का विकास है वो शुरू कर दिया गया था। मानव के औजारों में कुल्हाड़ियाँ, चाकू, तीर कमान, औंकली, हथौड़ा जैसे उपकरण शामिल हो गए थे। जो नव पाषाणकालीन स्थल है राजस्थान में, कहाँ कहाँ इनके अवशेष मिले थे? हमीरगढ़, जहाजपुर, बागोर, ये भीलवाड़ा में स्थित है, बरनी टोंक में है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़। इसके अलावा सोजत पाली में अवशेष देखने को मिल गए थे। फिर अगर बात की जाए ताम्र, पाषाण युगीन और कांस्य युगीन सभ्यता, तो इस काल में मानव ने पाषाण पत्थर के उपकरणों के स्थान पर धातु या मिश्रित धातु के उपकरणों औजारों को खोजा गया था। तांबा मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। मानव ने तांबा और टिन को मिलाया और कांसा बना दिया, जिसका सर्वाधिक प्रयोग है वो सिंधु घाटी के निवासियों द्वारा किया गया था। तो ये थे प्राग ऐतिहासिक स्थल और साहित्यिक स्रोत राजस्थान के। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सभ्यता डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।